इस फिल्म को गुजरात के 5 लाख किसानों ने मिलकर प्रोड्यूस किया था, क्योंकि ये उनकी कहानी थी जिसे पूरे देश तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। फिल्म का बजट लगभग 10 लाख रुपए था, लेकिन डायरेक्टर के पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे, इसलिए हर किसान ने 2-2 रुपए का योगदान दिया और इस तरह ये बनी इंडिया की पहली क्राउड फंडेड फिल्म। ये फिल्म उन्हीं सच्ची घटनाओं को एक्सप्लोर करती है जिन्होंने इंडिया को एक मिल्क डेफिशिट नेशन से दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर नेशन बना दिया, जिसे हम व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। राजा रेट्रो के आज के एपिसोड में बात करेंगे श्याम बेनेगल की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मंथन की। नाइनटीन 47 में जब इंडिया ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ, तब देश गरीबी और अनाज की कमी से बुरी तरह जूझ रहा था। फिर 1960s में लगातार सूखा पड़ने से इंडिया एक भयंकर फूड क्राइसिस की गिरफ्त में आ गया। अनाज की इतनी कमी हो गई कि लोगों को राशन की लंबी लंबी लाइनों में घंटों तक खड़ा रहना पड़ता था। देश का मैक्सिमम फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हो चुका था। ऐसी स्थिति में एक साइंटिफिक और तेज एग्रीकल्चर रिफॉर्म की सख्त जरूरत थी। इसलिए तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लॉन्च किया ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसका मकसद था इंडिया को फूड ग्रेन्स के मामले में पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट बनाना। साइंटिफिक फार्मिंग, न्यू टेक्नोलॉजी, HYV सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स की मदद से इंडिया का एग्रीकल्चर आउटपुट काफी इंप्रूव होने लगा। पर अनाज की तरह देश में दूध की भी कमी थी। इंसान की हेल्दी लाइफ के लिए दूध बहुत जरूरी है, बट 60s में शहरों में दूध मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। एडल्ट्रेशन कॉमन था और गांव के मिल्क प्रोड्यूसर को दूध का सही दाम नहीं मिलता था। इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर लाल बहादुर शास्त्री ने व्हाइट रिवॉल्यूशन इनिशिएट किया। इसका एम था इंडिया को मिल्क कंजम्पशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाना, रूरल इनकम को बढ़ाना और मिल्क प्रोड्यूसर्स के लाइफ को इंप्रूव करना, ताकि उन्हें उनके प्रोडक्शन का सही रिटर्न मिल सके। पर यह होगा कैसे? इस सवाल का जवाब थे गुजरात के नामी वकील और पॉलिटिशियन त्रिभुवन दास पटेल। बात है 1940s की। तब गुजरात के मिल्क प्रोड्यूसर्स को लोकल ट्रेडर्स और उनके एजेंट बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, उनके प्रोडक्ट्स का सही दाम नहीं देते थे। तब त्रिभुवन दास ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने इस इशू को रखा। सरदार पटेल ने त्रिभुवन दास को एक आइडिया दिया। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बॉम्बे मिल्क स्कीम स्टार्ट किया था, शहर में मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए। इस स्कीम को ज्यादा मिल्क की जरूरत थी। सरदार पटेल ने त्रिभुवन दास को गुजरात के कैरा डिस्ट्रिक्ट में मिल्क प्रोड्यूसर का कोऑपरेटिव सेटअप करने का आइडिया दिया, जहां मिल्क प्रोड्यूसर्स बिना किसी मिडिल मैन के दूध सीधा कोऑपरेटिव में बेच सके। इस कोऑपरेटिव से बॉम्बे मिल्क स्कीम के लिए दूध खरीदा जाने लगा, पैसे भी मिलने लगे और गांव वालों की लाइफ भी इंप्रूव होने लगी। गांव के मिल्क प्रोड्यूसर्स अपने गाय भैंसों का दूध कोऑपरेटिव ले आते थे और वहां दूध की टेस्टिंग होती थी और दूध के क्वालिटी के हिसाब से उन्हें पैसे मिल जाते थे। इस तरह धीरे धीरे गुजरात के कई डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे कोऑपरेटिव फॉर्म होने लगे और फाइनली गुजरात के आनंद में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन फॉर्म हुआ, जिसे हम अमूल डेयरी कहते हैं। इसी मॉडल को आगे पूरे देश में लाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्टैब्लिश किया। इसके चेयरमैन बने वर्गेश कुरियन, जिन्होंने इस मॉडल से देश में मिल्क सप्लाई इतना इंप्रूव कर दिया कि 1998 आते आते इंडिया मिल्क डेफिशिएंट कंट्री से वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया। इसलिए वर्गेश कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। पर गुजरात जैसा मॉडल देश के बाकी स्टेट्स में स्टार्ट करना आसान नहीं था। लोगों को कोऑपरेटिव मॉडल के बारे में एजुकेट करना बहुत बड़ा चैलेंज था। गुजरात कोऑपरेटिव मूवमेंट पर श्याम बेनेगल तब 2 डॉक्यूमेंट्रीज ऑलरेडी बना चुके थे, बट गांव में इलिटरेसी इतनी ज्यादा थी कि लोगों तक मैसेज ठीक से कन्वे नहीं हो सका। तब वर्गेश कुरियन ने श्याम बेनेगल से इस मूवमेंट पर एक फीचर फिल्म बनाने को कहा, ताकि सिनेमा के जरिए लोगों तक मैसेज कन्वे किया जा सके। श्याम बेनेगल और वर्गेश कुरियन ने अग्री किया कि एक डॉक्यूमेंट्री के बजाय फिक्शनल कहानी ज्यादा एंगेजिंग होगी आम जनता के लिए और इससे रेगुलर सिनेमा हॉल्स में दिखाया जा सकता है। बट सवाल था कि पैसे कहां से आएंगे। अब फीचर फिल्म कोई डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं, इसमें एक्टर्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स, टेक्नीशियंस सबकी जरूरत होती है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के किसान मेंबर्स को जब इसके बारे में पता चला तो सबने फैसला किया कि वो इस फिल्म को बनाने में मदद करेंगे। करीब 10 लाख का बजट था और इसके लिए गुजरात के 5 लाख किसानों ने 2-2 रुपए कंट्रीब्यूट कर 10 लाख रुपए जोड़ दिए और इस तरह नींव रखी गई इंडिया की पहली क्राउड फंडेड फिल्म मंथन की। मंथन से पहले श्याम बेनेगल 2 नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्ट कर चुके थे, अंकुर और निशांत। इन्हीं फिल्मों के कास्ट को श्याम ने मंथन में रिपीट किया। गिरीश कर्नाड, नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, अमरीश पुरी, अनंत नाग और कुलभूषण खरबंदा मेन कैरेक्टर्स बने और छोटे मोटे रोल में गांव के लोगों को ही कास्ट कर लिया गया। शूटिंग करीब 45 दिन तक चली, बट गांव की गर्मी में शूटिंग काफी चैलेंजिंग था। ऊपर से श्याम ने अपने कास्ट से कह दिया था कि 40-45 दिन तक वो सेम कपड़े पहने रहेंगे।
श्याम बेनेगल का कहना था कि जिस सूखे एरिया में शूटिंग हुई थी वहां के लोग पानी की कमी की वजह से कई कई दिनों तक नहाते भी नहीं थे और ना ही कपड़े धोते थे, इसलिए उन्होंने सारे एक्टर्स को कपड़े चेंज करने से मना कर दिया और शूटिंग कंप्लीट होने तक सबके कपड़े स्टिंक करने लगे थे। फिल्म के डायलॉग्स कैफी आजमी ने लिखे और स्क्रीन पे लिखा फेमस प्ले राइटर विजय तेंदुलकर ने। कहानी कुछ ऐसी थी कि गुजरात के एक छोटे गांव में गरीब किसान लोकल डेयरी ओनर मिश्रा को दूध बेचते थे जो उन्हें बहुत कम दाम देता था। तभी गांव में एक वेटनरी डॉक्टर मनोहर राव अपनी टीम के साथ आते हैं एक कोऑपरेटिव डेयरी बनाने के लिए जिसे गांव के लोग खुद चलाएं। शुरू में राव को कास्टिज्म, पॉलिटिक्स और डिस्ट्रस्ट फेस करना पड़ता है। गांव के लोग हेजिटेंट है इस कोऑपरेटिव को ज्वाइन करने के लिए, पर राव उनका भरोसा जीतने के लिए दूध का फैट टेस्ट करते हैं और ज्यादा प्राइस देते हैं। इस बात से लोकल डेयरी ओनर मिश्रा नाराज हो जाता है। उधर हरिजन भी कोऑपरेटिव ज्वाइन करने में थोड़ा झिझकते हैं। हरिजनों को लगता है कि कोऑपरेटिव में ऊंची जात वालों का दबदबा हो जाएगा। तब राव गांव वालों को समझाते हैं और कोऑपरेटिव हेड के लिए एक इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं। इलेक्शन में हरिजन रिप्रेजेंटेटिव मोती जीत जाता है जिससे ऊंची जात का सरपंच नाराज हो जाता है और वो हरिजन बस्ती में आग लगवा देता है और डॉक्टर राव का ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद गांव वालों को लगता है कि अब कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो जाएगी और वो वापस लोकल डेयरी ओनर को दूध बेचने लगते हैं। पर हरिजन नेता गांव के सभी लोगों को कन्विंस करता है कि वो डॉक्टर राव के जाने के बाद खुद से भी कोऑपरेटिव चला सकते हैं और कोऑपरेटिव फिर से स्टार्ट होती है। फिल्म में सभी एक्टर ने बेहतरीन काम किया। नसीरुद्दीन शाह मंथन को अपनी वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस मानते हैं। स्मिता पाटिल ने बिंदु का रोल इतनी नेचुरल सिंप्लिसिटी से निभाया कि वो स्क्रीन पर एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक असली गांव की महिला लगती है। उनका बॉडी लैंग्वेज, बोलने का लहजा सब बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड लगता है। फिल्म का एक मेजर हाईलाइट था इसका एक लौता गाना मेरो गाम का था पारेजा, जिसे गाया था प्रीति सागर ने। वही प्रीति सागर जिन्होंने जूली का पॉपुलर इंग्लिश सॉन्ग माई हार्ट इज बीटिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग गाया था। आगे चलकर ये गाना अमूल की एडवर्टाइजिंग आइडेंटिटी बन गया। 90s के बच्चों को आज भी ये एड याद है जिसमें स्मिता पाटिल कई गांव की महिलाओं के साथ सर पर मटके में दूध ले जाते हुए दिख रही है। फिल्म के रिलीज की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब ये फिल्म गुजरात में रिलीज हुई तो छोटे छोटे गांव से लोग बस ट्रक बुक करके आते थे खुद के द्वारा प्रोड्यूस की हुई फिल्म देखने के लिए। थिएटर के बाहर मेला सा लग जाता था। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से दूसरे सेंटर्स में भी इसके लिए क्यूरियोसिटी बढ़ गई और फिल्म ने काफी अच्छा बिजनेस भी कर लिया। फिल्म के लिए एक बार फिर से श्याम बेनेगल को नेशनल अवार्ड मिला। 2025 के कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म के डिजिटली रिस्टोर्ड 4K प्रिंट को स्क्रीन किया गया। तो ये थी कहानी मंथन के बनने की। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो इस क्लासिक को आप YouTube पर 4K प्रिंट में देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर आएंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।